और अभिनंदन भी करता हूँ, इसलिए कि मिथिलेश मिश्रा जी जो इस महाविद्यालय के प्रबंधक हैं, सब कुछ हैं, इस 80 वर्ष के उम्र में भी एक बूढ़े आदमी को इस मंच पर इन्होंने बुलाया। क्या सोचकर बुलाया है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जब इस महाविद्यालय में आया तो लगा कि ये नई शिक्षा नीति से आगे आगे चल रहे हैं, शिक्षा नीति इनके पीछे चल रही है। मैं ऐसा बोलने के पीछे कोई तर्क होगा, कोई कारण होगा। बिना तर्क और कारण के अगर बोला जाएगा तो अपने आप को हंसी और मजाक का पात्र बनाया जाएगा। तो मैं आया तो सबसे पहले दो चीज इसमें मैंने जो नोट किया वही यह नोट किया कि इस महाविद्यालय का नाम क्या है? गौतम बुद्ध महाविद्यालय टीचर ट्रेनिंग कॉलेज। इस हॉल में हम बैठे हुए हैं, इस हॉल का क्या नाम है? विवेकानंद। नई शिक्षा नीति क्या कहती है? जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत है वो क्या कहती है? अपने आप को अपने इतिहास से जोड़ो, अपनी सभ्यता से जोड़ो, अपनी संस्कृति से जोड़ो। तो मिथिलेश मिश्रा जी इस शिक्षा नीति के आने के पहले देश और इतिहास को जोड़ चुके हैं नई शिक्षा नीति से। और नई शिक्षा नीति क्या कहता है? मैं बहुत तो जानता नहीं, क्योंकि 2008 में रिटायर किया हूँ। बहुत सारा चीज जो है पढ़ता तो जरूर हूँ, आपसे ज्यादा पढ़ता हूँ। आज भी मैं 3 बजे मॉर्निंग में उठता हूँ और 3-4 घंटे जरूर पढ़ता हूँ। लेकिन नई शिक्षा नीति के बारे में नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि नई शिक्षा नीति के बारे में जितना पढ़ते हैं उतना ज्यादा कंफ्यूजन अपने दिमाग में होता है। नई शिक्षा नीति का बीजारोपण 2020 में हुआ और लागू करने का संकल्प कहां है? 2030 तक। 10 years, there's a gap of 10 years। आज नई शिक्षा नीति को पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर देखा जा रहा है कि यह फ्रूटफुल है या नहीं है, वायबल है या नहीं है, या इसमें क्या खामियां हैं, इसको दूर किया जाए। यही इसका मतलब है। मतलब स्टिल वी डोंट हैव फेथ रिगार्डिंग आवर एजुकेशन पॉलिसी। Only the faith will emerge after 10 years whether I have to have this शिक्षा नीति or abandon this शिक्षा नीति or adopt one new शिक्षा नीति। तो दो चीज, मैं बहुत ज्यादा, मैं तो भाषण देने वाला प्राणी हूं, कहिएगा घंटा 2 घंटा 4 घंटा भी बोलते रह सकते हैं, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। ज्यादा अपने आप को भी नहीं प्रदर्शित करना है कि मैं शिक्षा नीति के बारे में कुछ नहीं जानता हूं। इस बेवकूफ को क्यों बुला लिया गया जो इस शिक्षा नीति के बारे में जानता ही नहीं है? तो मैंने जो 2 चीज समझा था वो बताया आपको, बुद्ध और विवेकानंद को। तो पहले तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन ट्रेनिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कितना बदलाव ये शिक्षक प्रशिक्षण नीति में होता रहा है। हम कहां पहुंचे और कैसे हम कहां फेल हो गए। आपसे तो बहुत सारे लोग को उस समय पैदाइश नहीं हुई होगी
जब इससे हिंदुस्तान में शिक्षा चल रही है, मैकाले से लेकर आज तक शिक्षा चल रही है। लेकिन हिंदुस्तान में आजादी के बाद जब मैं बचपन में था, बच्चा था, तो मिडिल स्कूल में हम पढ़ते थे, बोरा लेकर जाते थे, बैठ करके जमीन में पढ़ते थे। खपड़े का स्कूल हुआ करता था मेरे गांव में। लेकिन वो वहां सिखाया जाता था जीवन जीने की कला। जीवन कैसे जीना है, कैसे हम अपने आप को सस्टेन करा सकते हैं, अपने आप को इस दुनिया में जिंदा रह सकते हैं। तो उस समय एक एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत एक शिक्षा नीति थी, बेसिक एजुकेशन। पता है कितने लोगों को देखा है उस चीज को आप लोगों ने? ये गांधीयन प्रिंसिपल पर आधारित और डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा ये प्रस्थापित था। तो आप ये समझ सकते हैं कि हमको सस्टेनेबिलिटी मिलेगी कहां से? जब हम जीवन जीने की कला में हमको ट्रेंड कर दिया जाएगा। आज क्या हम अपने विद्यार्थियों को जीवन जीने की कला में ट्रेंड करने में सफल हुए हैं? नहीं हुए। क्या हमारा एजुकेशन पॉलिसी राधा कृष्णन से लेके कोठारी से लेके आज तक की एजुकेशन पॉलिसी का क्या आउटपुट है? मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता। इस शोध की बात है, शोधार्थी लोग यहां हैं, शोध कराने वाले लोग हैं। देयर मस्ट बी ए कंपैरेटिव स्टडी regarding the education policy of India after independence. What it should be, what ought to be. एक है कि जो चीज जैसा है वैसा, और शिक्षक का काम जो चीज जैसा है वैसा पढ़ाने तक सीमित नहीं है। शिक्षक का काम ये भी है इसे कैसा होना चाहिए। तो दिस इज आवर ड्यूटी। शिक्षा की ट्रेनिंग या शिक्षा को कैसा होना चाहिए ये बताना हमारा परम कर्तव्य है। इसके लिए हम आज यहां आए हैं। तो गौतम बुद्ध कॉलेज का तो नाम बहुत बड़े संत के ऊपर है। तो गौतम बुद्ध ने क्या अचीव किया था? किस चीज को अचीव किया था? क्यों गौतम बुद्ध को गौतम बुद्ध क्यों बनना पड़ा? उस समय की सोसाइटी भी इसी तरह से पीड़ित होगी, इसी तरह से वह दलित होगी, इसलिए गौतम बुद्ध को विद्रोह करना पड़ा कि इस सोसाइटी को हम बदल कर रख देंगे। सोसाइटी को बदला कैसे जा सकता है? उस समय भौतिकवादी युग नहीं था। हमें टाटा की कार चाहिए या जर्मनी की कार चाहिए, इसका कंपटीशन नहीं था। उस समय ब्रेड एंड बटर का कंपटीशन था। उस समय कंपटीशन था हाउ आई विल अटेन द हाईएस्ट स्पिरिचुअलिटी। हम कैसे जीवन में हम अच्छा से खा सकेंगे, या जो हाईएस्ट स्पिरिचुअलिटी क्या है हम लोग के शास्त्र में, हम लोगों के अध्यात्म में, हम लोगों के धर्म में हाईएस्ट चीज क्या है? किसको महान मानते हैं? किसको आदमी जो परेशान है स्पिरिचुअलिटी में परेशान क्यों है? हम इतना भागवत गीता रामायण क्यों पढ़ते हैं? आपको पता है? जरूर पता होगा।
हाईएस्ट गोल ऑफ द लाइफ इज हम मोक्ष प्राप्त करेंगे। क्योंकि बुद्ध ने कहा था कि जन्म लेते रहना ही सारे तकलीफों का कारण है, और जन्म लेने से हमको मुक्ति मिल जाए तो हमें कोई तकलीफ आइंदे नहीं होगा, इसलिए हम मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। तो मोक्ष के प्राप्ति के लिए जो रास्ता उन्होंने चुना, तो हमारे यहाँ क्या है धर्म में, मरने के बाद मोक्ष मिलेगा, अच्छा काम करेंगे भगवान हमको मोक्ष दिलाएंगे तो मरने के बाद मिलेगा। लेकिन गौतम बुद्ध को ने कहा कि हमें जिंदा ही मोक्ष मिल गया, अब हम सबको मोक्ष के रास्ते पर ले जाएंगे। इसके लिए उन्होंने काम किया, जिंदे भी रहते हुए भी हम दुनिया को मोक्ष दिला सकते हैं। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम इस कॉलेज से निकल करके भी हम शिक्षा को हम दुरुस्त कर सकते हैं या लोगों को मोक्ष दिला सकते हैं। दूसरे हैं विवेकानंद। हिंदुस्तान का क्या स्थिति था? हिंदुस्तान का स्थिति यही था उस समय, जिस समय विवेकानंद पैदा हुए तो क्या स्थिति था हिंदुस्तान का? अगर अंग्रेज कहता था कि रविन्द्रनाथ टैगोर विद्वान हैं तभी उनको नोबेल प्राइज का पुरस्कार मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। विवेकानंद से बड़ा शंकराचार्य के बाद कोई आदमी हुआ नहीं। तो विवेकानंद को भी हिंदुस्तान में रिकॉग्निशन नहीं मिला, वही उनको रिकॉग्निशन नोबेल प्राइज लेना पड़ा, मतलब नोबेल प्राइज नहीं मिला। अमेरिका में जाकर के कहलाना पड़ा कि ये बहुत बड़ा संत है, बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा विद्वान है। जब अमेरिका से हिंदुस्तान में बात आई कि विवेकानंद विद्वान है, देन ही गॉट द रिकॉग्निशन, तब उनको हम महान मानते हैं। तो आप जो ये चीज देख रहे हैं कि हम वी डोंट गो फॉर मोक्ष कि जिंदगी के बाद हमको मोक्ष मिलेगा, नहीं, हम मोक्ष इसी जिंदगी में लेंगे। वो कब मिलेगा? जब इंक्लूसिवनेस में आएगा, जो नया शिक्षा नीति के अंतर्गत है कि हम गरीब से गरीब, दलित से दलित को हम जोड़ सकेंगे समाज के साथ, अपने साथ शिक्षा के साथ जोड़ सकेंगे, तभी नई शिक्षा नीति सफल होगी, अन्यथा नई शिक्षा नीति सफल नहीं होगी। तो ये ऐसी बात नहीं है कि ये जो चीजें नई शिक्षा नीति के अंतर्गत है, ये क्या है? कभी बीएड 6 महीने का होगा, कभी ये बीटेड होगा, तो कभी ये बीएड होगा, कभी ये 4 साल का होगा, कभी 1 साल का होगा। ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये जस्ट ये हम तो इसको मानते हैं कि वेस्टेज ऑफ टाइम है। ये नौजवानों को जिसके बारे में विवेकानंद ने कहा था हम एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हैं, तो उनको ऐसा घेरा बना दे कि 5 साल तक 10 साल तक वो पढ़ता रहे, उसके बाद वो कंपटीशन में बैठे या सोचे कि अब हमको एम्प्लॉयमेंट के लिए भी काम करना है। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था, उनकी शिक्षा नीति को पढ़िए ना आप। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन सब्जेक्ट, इफ आई हैव इंटरेस्ट इन हिंदी, बंगाली, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, आई विल ओनली रीड दैट वेरी सब्जेक्ट बिकॉज आई हैव टू गॉट, हमको उसमें विशेषज्ञता प्राप्त करना है, स्पेशलाइजेशन प्राप्त करना है। दुनिया आज बहु आयामी से नहीं विशेष ज्ञान की ओर गई है। पहले के शिक्षा नीति में क्या था? आपको पढ़ना था साहित्य, दर्शन, यही ना पढ़ना था, तर्कशास्त्र, यही पढ़ना था। आज हुआ उसी से सारे विषय निकले, और निकलते निकलते और आँख का डॉक्टर अलग, पैर का डॉक्टर अलग, भौंवा का डॉक्टर अलग, खोपड़ी का डॉक्टर अलग, सब अलग अलग।
फिर हम आ गए, फिर हम चल करके आए हैं। नो, ये तो नहीं होगा। हमारे मॉडर्न इंडिया में, इंडिपेंडेंट इंडिया में एक विद्वान हुए हैं, डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय। उन्होंने तो बहुत पहले कह दिया था कि मानव का विकास एकात्म मानववाद के रास्ते पर होगा। मानव का विकास अलग अलग अंगों में उसको प्रतिस्थापित करने से नहीं होगा। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये तीनों चारों जो स्तंभ हैं, उसको आपको लेकर चलना पड़ेगा। उसको आपको, उसमें आदमी का विकास तभी होगा। आप पढ़िए ना, आप जो गीता पढ़ते हैं और जो शास्त्र पढ़ते हैं, तो मन, बुद्धि आदि क्या बातें हैं? आदमी का पूर्ण विकास के बारे में बताया गया है उसके अंतर्गत कि पूर्ण विकास कैसे हो सकता है। आप महाभागवत पढ़ लीजिए, देखिए उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। आज अब स्पेशलाइजेशन से हम आ गए हैं कि फिर इंटीग्रेशन की ओर। आज आपको सिर्फ 4 साल का कर दिया गया। 1 साल पढ़िएगा तो दूसरा डिग्री, दूसरा साल पढ़िएगा तो दूसरा डिग्री, तीसरा साल पढ़िएगा तो तीसरा डिग्री, चौथा साल पढ़िएगा तो आपको फाइनल डिग्री। तब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया, पूछा एक बच्ची से, हिंदू कॉलेज में पढ़ती है, कि इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट है, तो बोली कि क्या विचार है, वो 3rd ईयर में है, यहीं रांची की लड़की है, क्या विचार है तुम्हारा, 4th ईयर करोगे कि MA में जाओगी? तो बोली सर, तो आज तक तो दिल्ली में पता नहीं चला कि 4th ईयर में क्या पढ़ना है, क्या रिसर्च मेथोडोलॉजी है, क्या है, आज तक कुछ पता नहीं है। आज तक एकदम हैप्पी बना हुआ है। हम तो थैंक्स देना चाहेंगे गौतम बुद्ध महाविद्यालय को कि आपने इतना मटेरियल दे दिया हमको पढ़ने के लिए कि अब हमको ज्ञात होगा कि नया शिक्षा नीति क्या है और एजुकेशन में नया शिक्षा नीति क्या है। तो आज एक विषय नहीं, आपको इसके अंतर्गत बहुत, जैसे जीवन की कला के बारे में है ना, वो अब नई शिक्षा नीति में ये कोशिश किया जा रहा है कि जीवन की कला भी इनसे, इसके अंतर्गत लाया जाए और इसको ऐसे भी जोड़ा जाए कि हम, और इसको ऐसे जोड़ा जाए कि जो समाज का सबसे, जिसको अंत्योदय कहते हैं, जो सबसे समाज का निचला स्तर का व्यक्ति है, उसके बारे में आपके शिक्षा नीति में है। और भी बहुत सारी बातें इसमें अंतर्गत जोड़ी गई है, बहुत सारे चीज यहां दिए जा रहे हैं। तो भाई मैं तो ये कहना चाहता हूं कि 80 साल के प्रोफेसर से अब काम नहीं चलेगा। कोई नौजवान को सामने आने पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा कि नया शिक्षा नीति तुमको बदल सकता है। इसमें दुनिया को बदलने की ताकत है, इसमें हिंदुस्तान के बदलने की ताकत है, हिंदुस्तान की समाज को बदलने की ताकत है, हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था को बदलने की ताकत, हिंदुस्तान की राजनीति को बदलने की ताकत। ये आपको करना पड़ेगा। तो मैं तो मिथिलेश जी और पाठक जी को धन्यवाद देता हूँ कि पता नहीं कि मुझको पिछले साल भी इन्होंने बुला लिया था और इस साल भी बुला लिया। इस 80 वर्ष के बूढ़ा को इतना तो पता है नहीं। अगर ये सॉवनेरियर आप हमको पहले दे दिए होते तो हम पढ़ के भी आते और बहुत सारी बात, आपको नई नई बात भी उससे खोज के निकालते। अब बाद में दिए हैं और हम जो अब इस पर घर पर जाके पढ़ेंगे, फिर अगले साल अगर जिंदा रहे बुलाइएगा तो अगले साल उस पर ठीक से बोलेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।